अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इस गवर्नमेंट की तो उसमें कई बार कप्तान, क्योंकि पाकिस्तान टीम के रहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वो इशारा क्रिकेट का देते हैं, जनाब के वसीम अकरम जैसा प्लेयर जो है मैं पंजाब में ला रहा हूँ, या गुगली की बात की जाती है। तो आज मैं देख रहा था कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि जो परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो इससे जो है ये बात भी आ रही है सामने कि अब मंडे को जो इजलास हो रहा है कैबिनेट का, और उसमें हर वजीर को 10 मिनट मिलेंगे और फिर 5 मिनट के सवाल जवाब भी होंगे, तो उसमें जो है वो क्या कुछ रद्दोबदल होगा। और आज बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल रही शेख रशीद साहब के बयान की, और फिर फवाद चौधरी साहब के ट्वीट की, और उस पर जो है फिर वो बड़ी मज़ेदार जो है गुफ्तगू चलती रही। लेकिन देखना ये कि मंडे को क्या फ़ैसला होता है, और ख़ास तौर पे जो ये वीक रहा पूरा, हम क्योंकि वीकेंड पे आपके साथ होते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि वीक की जो बड़ी खबरें उनको भी साथ लेते चलें। तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहीं, और उसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू अमेरिकन अखबार को, और फिर उसके बाद DG ISPR साहब ISPR की ब्रीफिंग, और उसमें वाज़ेह बात कहना कि अब हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। और वज़ीर आज़म साहब जो फरमा रहे हैं कि जैसे हमारे चाइना से ताल्लुकात हैं, अगर वैसे ही ताल्लुकात अमेरिका से भी हो जाए तो क्या अच्छी बात होगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा भी अभी चंद लम्हों में जो हमें ज्वाइन करेंगे, और हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी इन योर प्रोग्राम सर, थैंक यू। जी साजिद साहब, बिल्कुल आपको भी खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान में। आप पहले फरमाएं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में मकबूल हैं, और आज मैं देख रहा था कि इंडिया की अगर बात करें तो टॉप 10 लोग जिनको सर्च किया जा रहा है इंडिया में, उसमें इमरान खान साहब मौजूद हैं। तो अमेरिका में भी क्या इस नई गवर्नमेंट के हवाले से क्या आप समझते हैं, क्या ख्यालात पाए जाते हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब हैं, और ख़ासतौर पर उनकी इलेक्शन कैंपेन में आप पाकिस्तान की और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहे, और भरपूर तरीके से आपने कैंपेन में आप रहे, क्या फरमाएंगे? देखिए, ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट ही इमरान खान साहब को एक तब्दीली की नजर से देख रहा है, और खासकर जो मैंडेट लेकर आए अकाउंटेबिलिटी का और अगेंस्ट दहशतगर्दी का और पीसफुल अफगानिस्तान का, जिस तरह के उन्होंने अगले दिन भी वॉशिंगटन पोस्ट को कहा है कि पीसफुल अफगानिस्तान इज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान जी। तो अमेरिका इन चीजों को देख रहा है, और खासकर अब देखिए इसके बगैर अब चॉइस को नहीं रह गया था। पाकिस्तान को एक माशी दहशतगर्दी का एक सामना है, और सबसे बड़ा इनको मैंडेट जो इमरान खान साहब को था वो अकाउंटेबिलिटी का है। लेकिन अभी 100 दिन हुए हैं, अभी देखिए मजीद टाइम चाहिए इसको, ये 100 दिनों में तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं मुसलसल। पिछली गवर्नमेंट जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, उनका फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था जी, पनामा लीक में फंसे हुए थे वो, और उन्होंने इस फील्ड को बिल्कुल खाली छोड़ रखा था। कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो बात की कि पहले माजी के अंदर जो लीडर्स हैं वो ये समझते थे कि शायद अमेरिका के सामने झुक के रहेंगे और उनकी जनाब हम खुशामदे करते रहेंगे, तो फिर जो है वो सब चीज़ें ठीक रहेंगी अमेरिका के साथ। तो अब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि ये स्टाइल दुरुस्त नहीं है, कौमें वही तरक्की करती हैं, खुददारी के साथ आगे बढ़ती हैं। और वहाँ पर भी जो है जैसे जवाब दिया ट्वीट पे इमरान खान साहब ने ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप भी जो है वो शायद समझ नहीं पा रहे पाकिस्तान की 80,000 इंसानी जो कीमती जाने हैं उनका जो हमने कुर्बानी दी 9/11 के बाद से लेके अब तक। तो आप समझते हैं कि ये जो डायलॉग जिस स्टाइल में जिस तरह इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं, एक जिंदा कौमों की तरह, खुददारी की तरह, आप समझते हैं कि इसका बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा और मिल रहा है जो लेटर की सूरत में सामने भी आया ट्रंप की जानिब से? देखिए, इस पे मैं इस तरीके से इसको स्पेकुलेट करूंगा कि पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही प्रेसिडेंसी, एक बड़ी यूनिक प्रेसिडेंसी है, वो 2020 में अफगानिस्तान से पुल करना चाहते हैं। उसमें वो इसी वजह से द सोल रीजन है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को उन्होंने लेटर भी लिखा, वो चाहते हैं कि तालिबान को टेबल पे लाया जा सके और पाकिस्तान उसमें हेल्प करे जी। लेकिन जब तक पाकिस्तान माशी तौर पे स्ट्रांग नहीं होगा, इंटरनेशनल अरीना पे उस वक्त तक रिस्पेक्ट नहीं हो सकेगी। अब देखिए, इमरान खान साहब जिस दिन से उन्होंने गवर्नमेंट में आए हैं तो उनके फॉरेन जितने भी
उनके विजिट थे वो सारे माशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थे। वो सारी दुनिया उसको देख रही है, लेकिन इसको टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। लेकिन बेहतरी का तरीकाकार यही है कि बजाय जाके फॉरेन कंट्री से लोन मांगे जाए, इमदाद मांगी जाए, खुददारी तो तभी होगी जब अपने पाँव पे खुद। ठीक है साजिद आजम, मैं आपकी तरफ, अब हमारे साथ रहे आज के शो में, और वहां तो अभी दिन शुरू हुआ है, यहाँ जो है वो दिन खत्म हो रहा है। तो खैर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ये फरमाएं जनाब, एक तो ये कि बड़ी वाज़ेह बात कि हमने जो है वो किसी और की जंग नहीं लड़नी, और पहले भी जो जंग स्टार्ट हुई वो अमेरिका की जंग, फिर दोनों की जंग, फिर वो हमारी जंग हो गई थी, और अब जो है वो हम कह रहे हैं कि जनाब अगर हमने अब पाकिस्तान के अंदर बाउंड्रीज के अंदर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑपरेशंस थे वो बड़े कामयाब रहे, और दहशतगर्दों का ये तो नहीं कह सकते कि जनाब बिल्कुल जीरो पे आ गया, लेकिन हमने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है और पाकिस्तान में एक अमन जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरा जो ब्लॉक्स की बात की जा रही है अभी के, जो सीपैक की बात की जा रही है और फिर रशियन ब्लॉक की बात की जा रही है, क्योंकि ये हमारे करीब है, तो ये हमारे नज़दीक भी आए हैं। इनके नज़दीक आने के बावजूद अमेरिका से ताल्लुकात, ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस वॉर ऑन टेरर में, ये बहुत जुरातमंदाना है, उसूल पर मबनी है, और पाकिस्तानी कौम इस मौक़िफ़ पर हुकूमत के साथ खड़ी है। हमने वाज़ेह तौर पे कह दिया, जैसे आपने कहा, हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। और ट्रंप साहब ने हमें ख़त भी लिख दिया कि जी आप अब हमारी मदद करें। पहले तो कहते हैं डू मोर, लेकिन सर ये जो अभी साजिद तारड़ साहब भी फरमा रहे थे कि जब तक आप माशी तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो जब तक आप ऐसे दावे कर नहीं सकते, अपनी बुनियादों को मजबूत करना पड़ेगा, वरना तो फिर यही होगा कि जनाब ये किस्तें देने के लिए, ये सूद देने के लिए, ये कर्ज उतारने के लिए पैसे चाहिए, फिर वो जिस तरह भी मिलेंगे वो लेने पड़ेंगे। मैं इससे 2 कदम आगे जा रहा हूँ जी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये तो आपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। बुनियादी चीज़ जो हमें समझनी है कि अमरीका ने अपनी हिकमत अमली बदली है, टू मोर के बजाय कि मुज़ाकरात कराएं जी। पहला सवाल तो ये, मुज़ाकरात करेंगे किससे? वो हुकूमत अफवान जो उसको अमेरिका ने अफवाज ने वहाँ रोका हुआ है, जो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जब अमेरिका उनकी मदद ख़त्म कर दे तो वो पावर में ही नहीं रहेंगे, और अपना मुस्तकबिल शायद वो अमेरिका में देख रहे हैं। तो हमें मुज़ाकरात किससे करने हैं? कि तालिबान को तैयार करना है किसके लिए? पहले तो इस सवाल का जवाब दें। दूसरे, मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक अमरीकी हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह ऐलान न करे कि वो वहाँ से रुखसत होना कब चाहते हैं। हमने तो जो अब 17 साल हो गए, तो उसके बाद वो तो निकलने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि जो हुकूमत के इक़दामात अमेरिका के हैं वो ये है कि वो वहाँ शायद परपेचुएट करना चाहते हैं, लंबे अरसे तक रहना चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ फार्मूला तय करना होगा, क्योंकि अगर ये कि फौरन निकल जाए वो भी ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म रहे वो भी ठीक नहीं है, कुछ स्टेबल पोजीशन हो जाए अफगानिस्तान की तो बेहतर है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था अफगान वार के बाद जो निकल गए। मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। अमेरिका तालिबान की ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करना चाहता, वो तालिबान को कमज़ोर रखना चाहता है और तालिबान की तलवार लटकती रहे, ताकि जो पपेट अफगान हुकूमत है वो इनसे हुजूर अभी आप मत जाएं। इसलिए कि अगर खुदा तालिबान ख़त्म कर दें तो ये उनको छोड़ने चले जाएंगे एयरपोर्ट। अमेरिकन ने वहाँ नहीं जाना है, अभी उनके लॉन्ग टर्म मकसद हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है, भारत को वहाँ इंस्टॉल करना है, भारत को खत्ते का चौधरी बनाना है, पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवानी है। तो ये सब मकासद के लिए अभी वो रुकेगा। चीन को भी कंट्रोल करना है, ईरान पे भी उसके नजर। जी जनाब, ये माशाल्लाह से आपने तो बड़ी सर को पेशेंट गोइयां करनी शुरू कर दी है आपने, बिल्कुल जो है मैं तो वॉच कर रहा हूं डेली बेसिस। अच्छा, डॉक्टर रमेश कुमार एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। ब्रेक के बाद उनके साथ कंटिन्यू करेंगे सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, कराची घूमते हुए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है कराची आपको? है अब जो है आप तो वीकेंड पे आते हैं, तो कुछ ऐसा मंजर नहीं महसूस हो रहा कि तो तजावुज़ात है वो गिरी हुई हैं, जैसे कोई यहाँ पे कोई हमला करके गया अभी? 89 में हम हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए थे और मैं एसएमसी में पढ़ रहा था। अच्छा। 90 से 95 तक कराची के बड़े कुशादे रोड, कराची की लाइटनिंग, 3 तलवार, ये वो देखते हुए खुशी नज़र आती थी। मगर बात यह है कि आज इस वजह से ये तकलीफ हो रही है लोगों को कि लोगों को हमने आदी बनाया कि भाई ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप
जो मर्जी पड़े, कोई छापरा बना दे, कोई दुकान बना दे। चले अब कंट्रोल आ गया ना, इस पे डिबेट जारी है तो, लेकिन खैर हमें उस तरफ नहीं जाना, जरा वापस आ जाते हम ये अपनी जो कप्तान की जो 11 है इस पर वापस आ जाते। तो अभी जो कारकर्दगी का मामला नजर आ रहा है, वजारत दाखिला कुछ खबरें आ रही है 43% जो है बेहतर परफॉर्मेंस है खजाना की 13% और इतलात की 11%, और बाकी इससे कम जो है वो मार्जिन आ रहा है जनाब। क्या 43% दाखिला, क्योंकि वजीर आजम खुद जो है वो वजीर दाखिला भी है, 13% खजाना 13% और इतलात 11%। तो ये जो है अभी खबरें भी चल रही थी शेख रशीद की और फवाद चौधरी की, तो और आज इंज़ामुल हक ने भी कह दिया जो चीफ सिलेक्टर हमारी क्रिकेट टीम की, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो सबको घर जाना पड़ेगा। तो आपको कुछ तब्दीली नजर आ रही है इसमें कैबिनेट में? देखिए, मुझसे मेरे ख्याल में जो कैबिनेट के अंदर 2 बंदे हैं जो सीनियर हैं, शेख रशीद मुझसे पार्लियामेंट के अंदर सीनियर है, दूसरा शाह महमूद कुरैशी, बाकी तो तकरीबन सारे मुझसे जूनियर हैं, वहाँ पे नए हैं। पहली चीज तो ये कि परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। मैं 2002 से ये गवर्नमेंट देख रहा हूँ, 2002 से पार्लियामेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये जरूर कहती है कि हम पार्लियामेंट के अंदर ये करेंगे, हम मिनिस्टरों की कारकर्दगी देखेंगे और ये चेंज होगा, वो होगा, मगर और ये मियाँ साहब ने भी कहा था, मगर ये चीज हुई नहीं थी। अब नए पाकिस्तान का हम नारा लगा के आए हैं। मैं समझता हूँ हमारे कैप्टन को कुछ न कुछ जो है इसके ऊपर अमल करना चाहिए, जो वैसे पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस नहीं है, तो इस मर्तबा भी हो सकता है कि ये चीज एक अच्छी बात है। ऐसा हुआ नहीं कि कारकर्दगी चेक हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम देखें सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो अब कोई पूछ रहा है यहाँ पे जो सिंध के वज़रा है, जनाब आपने 100 दिन में क्या किया है या वजीर आला ने क्या किया है, लेकिन वहां पे चलो पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है। पहले आपका वक्फे से पहले एक क्वेश्चन चल रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, मैंने उसके ऊपर लिखा भी है और मैंने उसको समझा भी है। शायद साहब लाजमी है, सीनियर हैं और इनका एक अपना तजर्बा है, माशियात के हिसाब से तो वैसे ही माहिर है। मगर मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज ये है कि मैं समझता हूँ अमेरिका जो ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है। वो समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर इतना अरसा हमने वहां पे रह के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपने आप को जो है वो नुकसान में डाला है। वहां से पाकिस्तान को धमकी देना, अभी पाकिस्तान को कहना कि आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल, इसका मतलब ये कि वो अपने आप को वहां से निकालना चाहता है। जो शायद कह रहे थे कि वो निकालना चाहता है या नहीं, मेरे हिसाब से वो अपने आप को वहां से निकालना चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान की मदद मांग रहा है कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ हेल्प करे। और अब दूसरी मैं आपको एक चीज बताऊं, खित्ते के अंदर जो इंडिया भी अब ये नहीं चाहता कि हम अफगानिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करते जाएं, पाकिस्तान को टाइट करते जाएं, नहीं। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये करतारपुर की ओपनिंग जो है ना, एक समझो कि शुरुआत है। आप इसी साल 2019 के अंदर की तरफ नहीं जा रहे, अम की तरफ 2019 के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कल्चरल एक्टिविटी होगी, फेथ टूरिज्म होगा, ट्रेड। इवन उनका मीडिया कह रहा है, इंडिया का मीडिया कह रहा है कि जनाब और ये बड़ी जबरदस्त गूगली और अमेरिकन CIA इन सारी चीजों के ऊपर नजर होती है। अमेरिकन को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी में ये जाहिर कर दिया है। लेकिन उससे भी आता हूं, साजिद तारण साहब ये फरमाएं कि ये ट्रंप जब से आए हैं इन्हें प्रॉब्लम है क्या पाकिस्तान से? यानी कोई खुशगवार बयान जो है, अभी तक कोई अच्छा बयान जिसे कहना चाहिए वो दिया नहीं। जो हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना माली नुकसान किया है, हमारी ब्रांडिंग जो है वो आपको सामने क्या हो गई दुनिया के अंदर। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी पाकिस्तान में 9/11 के बाद से अब तक नहीं आ सकी। हमारे जो स्पोर्ट्स यहाँ होना चाहिए था, जो टीमें यहाँ आनी चाहिए थी, वो नहीं आ सकी। हमने तो बड़ी कीमत चुकाई है 9/11 से लेकर अब तक। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में जब उनकी पहली स्पीच थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो उसका सब्जेक्ट था अमेरिका फर्स्ट जी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन से इन्होंने गवर्नमेंट में आए हैं, अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं और उनका वही स्लोगन है उनका, अमेरिका फर्स्ट। वो हमेशा ये कहते थे कि अमेरिका जो एक पुलिसमैन का रोल अदा कर रहा है पूरी दुनिया में, वो कहते थे मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूँ, वर्ल्ड का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। अमेरिकन फर्स्ट हो भाई, लेकिन आपके हवाले से उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उसका भी तो जिक्र करें ना जनाब कि ठीक है अमेरिकन फर्स्ट है, हम भी कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट है। मुशर्रफ साहब ने भी नारा दिया था जी। उसमें मैं आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके फॉरेन मिशन जो थे उनकी मैं डिप्लोमेसी, उसका फ्लेवर कहूंगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कसूर नहीं है। आपकी बहुत अच्छी कैंपेन थी रद्दुल फसाद और इस तरह की दूसरी कैंपेन थी, लेकिन आप वेस्ट को पावर नहीं करा सके कि हम अभी तक किस पेज पे हैं। राहील शरीफ साहब एक भरपूर कोशिश करते रहे अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान से हटने की, लेकिन आपकी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी नहीं थी, ये आप माने इस चीज को। और दूसरा देखिए, ये एक फैक्ट था कि उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना और पाकिस्तान का लीन होना हकानी ग्रुप की तरफ,
और ऐसे 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 और कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिस पे पाकिस्तान पावर नहीं करा सका वेस्ट को और अमेरिका को। वो डिबेटेबल भी है, लेकिन अब आगे जो है, मैं साजिद साहब आपकी तरफ में आऊंगा, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जो माजी में हुआ वो ठीक है हुआ, लेकिन अब आगे जो है अगर बड़ी क्लियर पॉलिसी आ रही है, और ये पहला मौका है कि हमारे गवर्नमेंट भी और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी, हमारी अदलिया भी, सब जो है जैसे वो खुद फरमा रहे हैं, सब फरमा रहे हैं, सब एक पेज के अंदर एक पेज के ऊपर है, तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है कि जनाब अब जो है वो दुनिया को किसी भी तरह से शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए हमें। नहीं, मेरे ख्याल से शक की नज़र से तो देखना चाहिए, क्योंकि तारीख को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मैं 3 या 4 वाक़ात याद दिला दूँ। पहली बात ये थी कि सलाला में अमेरिका ने हमला किया और पाकियों को शहीद कर दिया जो उनकी हिफाजत के लिए थे। हमने उनको बताया कि जनाब ये तो हमारे सिपाही हैं। उसके आधे घंटे के बाद दोबारा उन्होंने फायरिंग की, और मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ISPR का प्रेस रिलीज है कि अमेरिका की ये नेटो की गलती नहीं थी, साजिश थी। गलती नहीं थी, साजिश थी। हमने 2 या 3 मरतबा अमन मुज़ाकरात किए और अमेरिका ने उनको नाकाम बनाया, नेक मोहम्मद का। दूसरे आपको बात दरअसल ये है कि मैंने 9/11 के बाद जो दर्जनों आर्टिकल लिखे थे, उसमें ये कहा था कि अमेरिका यहाँ से नहीं जाएगा मुख्तसर मुद्दत में। इस जंग का मकसद अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करना। नहीं जाएगा तो कितना अरसा भाई, क्योंकि अमेरिका ने भी तो कीमत दी है ना। नहीं, कोई कीमत नहीं दी, वो जीतना चाहता नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, अमेरिका अभी वहाँ जंग जीतना नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन वो जंग जीत गया, यानी तालिबान खत्म हो गए, उस दिन वहाँ यही हुक्मरान उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। तो अगर उनको वहाँ हुकूमत करनी है, अपने मकासद हासिल करने हैं, चीन को कंट्रोल करना है, ईरान को करना है। साजिद साहब आप फरमाए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता अफगानिस्तान से, क्या कहेंगे साजिद साहब? मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब 2020 अपने दूसरे इलेक्शन टर्म से पहले वहां से ज्यादा फौजियों को निकालना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इराक की जंग के भी खिलाफ थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब अफगानिस्तान की जंग के भी खिलाफ थे, और ज्यादा से ज्यादा वहां से अपनी प्रेजेंस कम करेंगे, ये उनके मैंडेट का हिस्सा था और मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, ये आगे बिल्कुल जी, वहाँ पे जो फोर्सेस रहेंगी वो ट्रेनिंग पर्पसेस पे रहेंगी, अफगानिस्तान के आर्मी ट्रेनिंग के लिए और पुलिस ट्रेनिंग के लिए। इससे ज्यादा उनका रोल नहीं होगा। ये फरमाए कि ये देखे ना, अमेरिका हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है, चाइना तो चले बराबर में, रशिया भी करीब है, तो पूरी दुनिया पे जो राज करना है, या दूसरे लफ्जों में जरा स्लैंग कह देता हूँ, बदमाशी करनी है पूरी दुनिया पे, तो वो तो इसी तरह होगी ना कि आप मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जाके बैठेंगे तो आपका जो है फिर डॉलर चलेगा। देखिए पहली चीज तो ये कि शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये 2-3 साल पहले पेंटागन और CIA की पॉलिसी थी, मगर पॉलिसी बिल्कुल उनकी चलती है, पेंटागन और CIA का मेन रोल होता है, मगर ट्रंप के आने के बाद सबसे पहले अमेरिका, जैसे खान साहब के आने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान आ गया, मोदी के आने के बाद भी सबसे पहले इंडिया आ गया। ये पूरे ये 3 एक, और यही सेम चीज आ गई चाइना की। चाइना अब आगे इतना बढ़ गया है, अब अमेरिका ने कहा कि हम अपने इतने जो है ना फ्रंट नहीं खोल सकते, इस वजह से अमेरिका ने अपनी पूरी पॉलिसी में चेंज लाई, और चेंज लाने के बाद आज उनकी पॉलिसी ये है कि हम अफगानिस्तान से निकले, और इन तालिबान ये वो, और इंडिया भी जो है, ये इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मफाद की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा अब अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो अपना नुकसान भी करेंगे और अपनी इंसल्ट भी करेंगे। मैं जो समझता हूँ, मेरी भी इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर है, और कल एक ही प्रोग्राम में अयाज जो है, जिसका अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी नजर है, उसने भी ये बात की कि अब अमेरिका ने ये डिसीजन ले लिया है, उसमें तभी ये एनवाई वहां से भी आया, पेंटागन CIA तीनों एक प्लेटफॉर्म पे है, और अब अमेरिका अफगानिस्तान से जाएगा और तालिबान से। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले वो थ्योरी थी, अगर हमें अफगानिस्तान में और खित्ते को कंट्रोल करना है तो हमें यहाँ पे रहना है, और यहाँ पे ऐसा माहौल रखना है हर जगह पे, जैसे नहीं A प्लान B प्लान होता है, C प्लान, इस तरीके से हर जगह पे रखना है। यू टर्न भी होता है, हाँ। A प्लान B प्लान C प्लान, फिर एक यू टर्न भी होता है। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक मिनट, मुझे साजिद तार साहब, क्योंकि आपको फिर हमें हमारे साथ हैं आप, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल और कर लेता हूँ कि ये जो ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया, और एक अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे थे कि जनाब हम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त दबंग जो है वो वज़ीर आज़म ने जवाब दिया है, और ये पहली बार खुददारी वाला जवाब जो है ट्वीट के जरिए दिया है। लेकिन उसके बाद अभी जो वॉशिंगटन पोस्ट के इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जनाब हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात ना हो, बल्कि हम वैसी ताल्लुकात चाहेंगे जैसे हमारे चाइना से ताल्लुकात हैं। तो ये पाकिस्तान की जो चाइना से ताल्लुकात हैं, आप समझते हैं यही ताल्लुकात जो है क्या अमेरिका से भी हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो अल्लाह ना करे कि चाइना वाले रिलेशनशिप हों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एड
और ग्रांट्स और लोन्स में बड़ा फर्क होता है। चाइनीज की जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो इकोनॉमिक बेस होते हैं। उनके श्रीलंका के साथ उन्होंने लोन दिया था, उनकी बंदरगाह टेक ओवर उन्होंने कर ली है। उनके रिलेशनशिप और हैं। अमेरिकन रिलेशनशिप हमेशा ग्रांट्स और एड्स और एलाइज के होते हैं। चाइनीज का अभी 50 साल हिस्ट्री है, उनके ना कोई एलाइज प्रोग्राम है ना उनका कुछ है, वो इकोनॉमिक बेस है सारा कुछ। लोन देते हैं बड़े अपने टर्म्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 73 साल के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है और जिसपे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए गए, बहुत ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट थी और सारी चीजें थी, ये अल्लाह ना करे कि वो उसी तरह के रिलेशनशिप हो जिस तरह चाइना के साथ है। चाइनीज की तो हिस्ट्री कोई नहीं अभी तक रिलेशनशिप की या आर्मामेंट्स में या अपने एलाइज की या एलाइज को डिफेंड करने की। वो तो इंडिया से अपनी जंग नहीं जीत सकते, उनकी तो इतनी लैंड इंडिया ने टेक ओवर करके बैठा हुआ, ना उनसे नहीं ले सकते। और खुद चाइनीज ये कहते हैं कि हम अमेरिका से रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते। तो इस तरह के माहौल में मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप बैलेंस होने चाहिए। अब जो 73 साल का एक क्रेडिट अमेरिका को जाता है अपने रिलेशनशिप का, उसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं ना ये समंदर से ज़्यादा गहरी दोस्ती, और लेकिन फिर भी जो है वो डील ये इन्होंने बात किसी हद तक ठीक की कि वो बिजनेस डील ही होती है चाइना से जब भी होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं इन सेंटेंस को कि जो वज़ीर आज़म ने कहे कि जनाब जो बात जिस तरह चाइना से हमारी दोस्ती है इस तरह हमारी अमेरिका से भी दोस्ती हो, क्या है? देखिए बात ये कि दोनों की नौयत बिल्कुल अलग है। अमेरिका ने ये कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का पार्टनर है। ठीक है। और अमेरिका ने ये कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया बदल सकते हैं जी, पाकिस्तान से है ना। तो ये हमारी पोजीशन मुतय्यन है। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन के मफादात इस खत्ते में और पाकिस्तान के मफादात में कुछ यकसानियत है और अमेरिका के और हमारे मफादात खत्ते में अपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज़। दूसरा ये कि अमेरिका जो ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ हमें पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से सोचना है। अभी जो हुकूमत पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे कहता है 127 अरब डॉलर 11,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अभी बात हुई एड की, तो मैं आपको रिकॉर्ड पे एक फिगर बता दूं। कैरी लोगर बिल आया था जी, उसमें कुछ 7.5 अरब डॉलर हमें इमदाद मिलनी थी जो वापस नहीं करनी, और उसका कोई 50% से ज़्यादा मिला। मैं आपको स्टेट बैंक की फिगर्स दे रहा हूँ। उसके मुताबिक कैरी लोगर बिल से 3 साल पहले जो थे वो दहशतगर्दी की जंग में नुकसान थे 20 अरब डॉलर। ठीक है। इसके 3 साल के बाद स्टेट बैंक के मुताबिक 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो कैरी लोगर से हमने 30 अरब डॉलर का इजाफी नुकसान उठाया, 50 अरब डॉलर का टोटल नुकसान उठाया और 7.5 के बजाय तकरीबन 50% हमें मिल गया। तो चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन शायद से ज्यादा नहीं है दोस्ती, इसलिए कि चीन को भी हमने $50 बिलियन 5 साल में दे दिए तिजारती खसारे में। अगर चीन से सही मानों में इस हुकूमत को कोई करना है तो उनसे ये कहेंगे जनाब आप मिल्कियत मांगे बगैर भाषा डैम बना दें, भाषा डैम बना दें। ठीक है, तो वो हमारे आपने अच्छा एक जो कह रहे हैं, तो जनाब ये कहे ना चाइना से जो दोस्ती के दावे करते हैं डॉक्टर साहब, तो उससे कुछ इस तरह की भी कुछ चीजें मिले ना। हमें सीपैक हम कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा और वो सारी डील्स जो वो बिजनेस डील है। रिजवान मुझे अब आप देखिए 1400 अरब रुपए चाहिए, हमारे पास अरब रुपए हुए, एक लंबी रेस है डैम्स बनाने के लिए। हम किसी टाइम ऐसे जो है वो डील करते हैं जहां पे हमें ऐसे लगता है कि वो हमें कोई छोड़ के चला जाएगा। सीपैक के हवाले से या माजी में सऊदी या जितने भी, हमने हर जगह पे अपना रोल इख्तियार किया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए कभी नहीं मांगा, पाकिस्तान के लिए वो नहीं सोचा। पहली मर्तबा खान साहब जो है, एक चीज़ को देखो क्रेडिट देनी चाहिए, जो हो रहा है पहली मर्तबा जा रहा है कि भाई आप हमें क्या करेंगे, हमें सपोर्ट कैसे करेंगे। पाकिस्तान ने चाइना के लिए भी किया, पाकिस्तान ने सऊदी के लिए भी किया, पाकिस्तान ने मलेशिया के लिए भी किया। तो पहली मर्तबा वो मांग जो है एक सपोर्ट मांगी जा रही है। पहले सीपैक का हुआ, ऐसे भी एग्रीमेंट्स हैं, देखो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बन जाते हैं स्टेट टू स्टेट के बीच में, वो चेंज नहीं होते, वो इंटैक्ट है, वो एज इट इज रहेंगे। मगर ऐसे भी एग्रीमेंट है जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपको पता है एक ट्रेन का जो मुआहदा है पिशावर से लेके कराची का, आपको पता है वो कितना महंगा है। मैंने भी इस चीजों के ऊपर स्टडी की है और यही हमें बिल्ड ट्रांसफर बेसिस पे बनाना चाहिए था। हमें ऐसे कुछ ना कुछ उसके अंदर ये सिस्टम, बहुत सारी चीजें, मगर वो भी चीजें रिव्यू नहीं हो रही है क्योंकि माजी में ये एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब अगर उनसे हम सपोर्ट मांगते हैं तो वो चाहते हैं कि ये पुरानी चीजों को जो है वो, तो मैं समझता हूँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और हम चाहते हैं कि बहुत ही जो है वो हमारी जो ज्योग्राफिकली जो पोजीशन है पाकिस्तान की, हमें बहुत टेक्निकली खेलना पड़ेगा।
कि चाइना हमारा एक, जैसे शायद साहब ने बात की कि इंडिया और अमेरिका का जैसे साथ है, ऐसे चाइना का हमारे साथ साथ है, क्योंकि कुछ रिजेम्बलेंस उनकी उनके साथ है, हमारी उनके साथ है। तो कम से कम हमें जो कुर्बानियां देनी थी या थोड़ी सी और भी देनी पड़ती है, हमें अपने पार्टनरों को जो है वो इस तरीके से जो है वो छोड़ना नहीं है। हमारी ये ज्यादा कोशिश होनी चाहिए, जैसे इब्राहिम लिंकन कहकर गया था कि जो दुश्मन है उनको आप दुश्मनी बना के नहीं, उसको भी दोस्त बना के दुश्मनी खत्म करो। तो हमारे जो दुश्मन है उनको भी हम दोस्त बनाएं और हम अपने खिते को, अपने पाकिस्तान को और मजबूत, और क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो सकी डॉक्टर साहब ये के बाद से लेके अभी तक जो है, तो ये जो फाइनेंशियल सूरत हाल है जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कोई अच्छी कंडीशन नहीं बता रहे, जिस जगह पे डॉलर हमारा पहुंच गया है यानी बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज के ऊपर जो है, और जो फिर जो है असद उमर साहब की जो सलाहियत है उस पर भी बड़े सवालात जो उड़ गए हैं। वैसे आप फरमाएं, आप कह रहे हैं सीनियर हैं आप इस पूरी पीटीआई की जानिब से, तो आपको अगर कोई ऑफर होती है मिनिस्ट्री की तो कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे आप? फरमाएं। देखिए मैं तो उस बारे में अभी कुछ नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर कैप्टन का डिसीजन होता है। अच्छा, मैं कल असद उमर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे भी एक दो चीजें जो है वो पूछी, क्योंकि मैंने कॉलम भी मैं इसको कंटिन्यू करता हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि आपको मैं खुदाफिज कहना है, कोई लास्ट बात जो आप कहते जाए हमें। देखिए मेरे ख्याल में तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप अच्छी तरीके से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में अभी काफी उम्मीदें हैं। इमरान खान साहब को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए, और वेस्ट और अमेरिका देख रहा है इन चीजों को, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कई पॉजिटिव चीजें सामने नजर आ रही हैं। मेरे ख्याल में रिलेशनशिप भी आगे जाएंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद ताहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक सवाल पाकिस्तान का। और जब से चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो थर जा रहे हैं और 12 दिसंबर को दौरा करेंगे, वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की बड़ी तवज्जो हो गई है और वहाँ के हॉस्पिटल्स में हमें फूल भी नज़र आ रहे हैं और सफाई भी नज़र आ रही हैं, सड़कें भी साफ नज़र आ रही हैं, लेकिन जो तादाद है आज भी यानी बच्चों की हलाकतों की, वो 2018 में 606 तक पहुँच गई। आज भी 4 बच्चे वहाँ पर हलाक हुए हैं, जो बहुत अफसोसनाक बात है। देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का दौरा कैसा रहेगा थर का। दूसरा जो दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है कराची तशरीफ ला रहे हैं। तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब, कराची पैकेज के हवाले से बड़े सवाल उठ गए हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमें ये काबिल कबूल नहीं है कि आप गवर्नर के थ्रू हमें दें। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात जो सूबे के पास हैं और सूबे ने इसको खर्च करने, अगर जो है अगर वफाक ने कराची को कोई पैकेज देना है, जो बात हुई है 50 अरब की, तो वो देना है या कितना भी देना है, उसमें जो भी जितना % भी आप देना चाहते हैं वो सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट दें, क्योंकि हमने यहाँ पे सवाल उठाया पीपल्स पार्टी सीनियर लीडरों से, तो ही वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। रिजवान, पहली चीज़ तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि 18th अमेंडमेंट हम लोगों ने ही पास की है और 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर हमें पूरा यकीन। हमने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि आप हमें प्रोजेक्ट बना के दें, हम करें, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतनी उन चीज़ों के ऊपर सीरियस जब नहीं होती तो लाजमी एक मैंडेट मिला है कराची से पीटीआई को, और कराची को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और एमक्यूएम से भी हमने इस वजह से हाथ मिलाया कि एमक्यूएम के पास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम मिलके काम करें और छोटे मोटे जो काम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है कि वो दूसरी चीज हुकूमत एग्री कर रही है कि ठीक है हम डायरेक्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देंगे, जो अलग से पीडब्ल्यूडी हमारे पास एक इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होता है। यही एग्जीक्यूशन हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू भी करा सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हम पीडब्ल्यूडी के थ्रू भी करा सकते हैं। तो वहां पे उसके ऊपर भी काम हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू भी स्कीम्स होंगी, मगर मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेके आती है, जो हमने जो एजेंडा रखी है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेके आती है, वो भी म्यूचुअल ग्रांट के साथ काम हो सकता है। इवन कल चीफ जस्टिस, क्योंकि थर वाला केस मैं ही लेके गया हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि सर ये जो थर का जो केस चल रहा है, वहां पे भी 2600 गांव हैं, 2000 स्कूल्स हैं, कैसे? और हमने हमेशा महातीर का हम जिक्र करते हुए, ये कल मैंने कोर्ट में भी कहा, मलेशिया के अंदर भी ऐसे भी कंसोलिडेट किया गया, शहरों को डेवलप किया गया। यहाँ पे शहरों की ग्रोथ 20 to 30% है, वो भी जो अमीर लोग आ जाते हैं। 20 घरों के ऊपर एक देहात बना हुआ है। किस तरीके से लोग वहां पे बेसिक हेल्थ यूनिट बनेंगे, किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी बनेगी। मैंने कल कहा कि सर आप हुक्म करें
कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हाउसिंग स्कीम है म्यूचुअल ग्रांट के साथ हम यहां पे सिंध के अंदर थर के अंदर बनाए, जो 25-25 घरों वाली जो गांव है उनको हम शहरों के अंदर डेवलप करें, और या जो 200-200 घरों वाले हैं गांव हैं वो उनको हम अच्छे तरीके से बेसिक यूनिट वो डेवलप करें। हम करने के लिए तैयार है। बात यह है कि अवाम की खिदमत, सिंध कोई अलग सूबा नहीं है, पंजाब कोई अलग सूबा नहीं है, अवाम की खिदमत के लिए पॉजिटिव प्रोजेक्ट, आज मुराद अली शाह बोले कि भाई ये मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट दे, मैं उसके ऊपर उनके साथ चलता हूं, मैं उसके ऊपर काम करता हूं। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो भी जो है वफाक से उन्होंने जो है वो काफ़ी ऐलानात किए, और फिर जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये भी वफाक की जानिब से था। बसें जो थी वो सिंध ने जो अरेंज करनी थी, लेकिन वो अभी तक अपने मरहले पे नहीं पहुंचा। कुछ किसी तरह K4 का मंसूबा है, बसें किसको लेनी थी, बहुत प्रोजेक्ट किसको बनाना, प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया, बसें नहीं ली, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोजेक्ट भी अभी जारी है। तो इस तरह से डायरेक्शन जो है वो फेडरल से भी आ सकती है, क्योंकि भाई आपको 14 सीटें मिली है इस शहर से, सबसे बड़ी इस वक्त बिल्कुल पार्लियामेंट में मौजूद है। तभी तो देखो ना, कल भी खान साहब यही हालात पूछने आ रहे, हालात क्या है, बिजनेस कम्युनिटी क्यों, कराची 63% हब है इकोनॉमी का, वो भी उनको देखने आ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, और क्या जो बिजनेस कम्युनिटी को ब्रीफ करेंगे, असद उमर होगा, खान साहब होंगे, फिर एमपीएज एमएनएज उसको ब्रीफ करेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन आया है हमें क्या करना चाहिए। हमने अपील भी की है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, लास्ट ये सेकंड विजिट है वजीर आजम का इन 110 दिनों में, और लास्ट टाइम जब आए थे तो उस दिन हम भी साथ थे उनके पूरा दिन, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो डैम फंड के लिए या तो बात हो रही है, या वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके लिए बात हो रही है। अब ये कराची के में जो इतने इश्यूज रहे हैं, इतने मसाइल रहे हैं, ये ऐलानात की हद तक ठीक है, लेकिन कुछ चाहते हैं कराची के लोग कि भाई यहाँ पे 14 सीटें आपको दी हैं, यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन के आप जो है सामने आए हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में आपका है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करके जाएं कि कुछ डिलीवर होना शुरू हो जाए। वैसे तो बजट ही पीछे पैसे ही नहीं है, कहाँ से आएंगे, लेकिन कम से कम कुछ रोड मैप तो नजर आए, जो डायरेक्शन तो नजर आए, जो वो कह रहे थे 100 डेज में डायरेक्शन दे देंगे। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन नहीं चाहिए और हमआहंगी भी होनी चाहिए। आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, तालिबान से अपने लोगों से भी करें ना। मतलब ये था कि अगर कराची की जो लीडरशिप है, सीपैक से गवर्नर को निकाल दिया है, ठीक है ना, और जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा भाई वो तो आईनी तौर पे तो नहीं था, गलत करेंगे जो बताएंगे ये गलत हो रही है। गुर्बत एहसास से महरूम खराबियों की जड़ होती है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं ना, जरा ऊपर से चलें। मैंने 100 दिन का जो प्रोग्राम था उसको सपोर्ट किया था, ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। उसमें एक क्लॉज है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में पढ़ के सुना दूं जी। हम 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी, जस्टिस पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी का निफाज कर देंगे, लागू कर देंगे। अरे भाई पहले बना तो लो, और अगर आपने अदल पर मबनी पॉलिसी बनाई, मैं आपको लिख के देता हूँ, उसको कैबिनेट पास नहीं करेगी, उसके बाद नेशनल असेंबली नहीं करेगी, उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली नहीं करेगी, उसके बाद सूबाई असेंबली नहीं करेगी। अदल पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी अगर पाकिस्तान में बन जाए तो आपके 70% मसाइल हल हो जाते हैं। जब गुर्बत होगी तो लड़ाई होती रहेगी। मसलन क्या, मैं आपको बताऊं क्या है अदल पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है। हर आदमी जिसकी समझ 8 लाख रुपए से सालाना से आमदनी है वो टैक्स देगा। ठीक है, जीएसटी जो 17 के बजाय 5 पे आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा, मईशत दस्तावेजी बना दी जाएगी, जो 20,000 अरब काला धन है उसको सफेद बनने नहीं दिया जाएगा, और जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में बिकती है ताकि 10 करोड़ चोरी का पैसा वहां सेफ हो जाए, वो हटा देंगे। 111(4) हटा देंगे, जो है ना, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर आता है। तो ये सब जब आप करेंगे तो 9,000 अरब रुपए आपके पास आएगा, जबकि 4,500 अरब। ठीक है, बिल्कुल, आप बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं। अगर हम नहीं, मशवरे नहीं, मैं तो लिखा है उसके ऊपर आपका कॉलम भी पढ़ रहा था अभी। नहीं, मैं जो बात पूरी कर लूं, तो आपने वो जो अदल पर नहीं थी वो आप पहले अपनी उससे कैबिनेट से मंजूर करा के तो दिखा दें, पहले बनाएं, पहले नहीं बनी। मगर दूसरा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कौमी बचतें हमारी गिरी, ज़िमनी बजट आया। मैं अगर आपसे ये कहूँ रिकॉर्ड पर कि तालीम और सेहत के मद में कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 के मुकाबले में और जो इनका मंशूर था उसके मुकाबले में तालीम और सेहत की मद में इस साल सूबों ने 2,100 अरब रुपया कम मुख्तस किया है। आप मुझे बता दीजिए कि 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं वो 2 करोड़ 20 लाख हैं। तो जितने 70 साल में आपने भेजे स्कूल उससे ज्यादा। तो आपने कोई मदरसे बनाने की, स्कूल बनाने की बात नहीं की, ठीक है ना। फिर आप थर की बात करते हैं, आपने कोई अस्पताल बनाने की बात की, आप तो 50 लाख मकान बना रहे। अरे भाई ये 23, यहाँ तो लोग बोल रहे हैं मकान बना के आ रहे हैं, मकान टूट रहे हैं लोगों के। यहाँ तो लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची में नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लाहौर के अंदर भी
सुप्रीम कोर्ट। मेरा कहना ये है कि 23 मिलियन मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आप ये कह रहे हैं 50 लाख मकान, इसके जवाब आप इसके बजाय मैं अगले सवाल की तरफ आ जाता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब, ये जो दोनों डॉक्टर बैठे हुए माशाल्लाह से, तो मैं तो समझता था PhD डॉक्टर है, आज पता चला आपने SMC से किया है जनाब। ये जो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है या जो सही तरह बात नहीं आ रही सामने, या मिसाल के तौर पे मंशूर के साथ हमारी जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, या GIT का उनको नहीं मालूम है, या डॉलर का जो है वो पता चल रहा है अखबार के ज़रिए, तो तजियाकार ये कह रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की सूरत हाल है भी, ख़ासतौर पे से अगले दिन आपको पता चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक तरीक़ेकार होता है आप ना दें, ना कहें उसको, क्योंकि आप जो है लिखी हुई तकरीर तो इमरान खान साहब कहीं कर नहीं रहे, वो तो ज़बानी कर रहे हैं, अपने जज्बात में बातें कह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये खान साहब एक बोल्ड ब्लंट बंदा है, और वो जो अंदर से और बाहर से एक होता है ना, सच्चा बंदा होता है, तो उसके लिए स्लिप ऑफ टंग की बात नहीं होती है, वो जो दिल में होता है कह देता है। बात सिंपल है, कल जो फैसल ने कहा वाडा ने कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग, मैं नहीं मानता है इस चीज़ को। बात सिंपल में ये है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने हुकूमत बनाई, लाजमी है मैनिफेस्टो उसका चलेगा। आज PTI की गवर्नमेंट है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारे मैनिफेस्टो के पीछे इदारे जो है वो, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, इस मुल्क की खिदमत। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने मैनिफेस्टो को मुल्क की खिदमत लेके आती है, तो इदारे तो लाजमी है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के नीचे होते हैं, और इस वजह से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माजी में ही एक परसेप्शन डेवलप है कि भाई इदारे नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। खान साहब ने कहा कि ये परसेप्शन गलत है, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो सबसे पहले पाकिस्तान है, मेरा मैनिफेस्टो क्लियर कट है कि पाकिस्तान की। जवाब में आ भी गया DG ISPR का कि भाई वो तो सबके साथ है, और वो जो है वो पाकिस्तान के साथ है, हुकूमत के साथ है, हर पार्टी के साथ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शक नहीं। तो इस पर स्लिप ऑफ टंग की बात वो नहीं है। दूसरी रही बात मुआशरात की, देखिए बात यह है कि मैं समझता हूं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है, हमने उसके ऊपर वर्क भी किया है, मगर हमें आज मैंने जो टॉपिक लिखा, इब्तदाई 100 दिन, क्या खोया क्या पाया। जी आपने मेरा टॉपिक आज पढ़ा, जंग में भी लिखा, दी न्यूज में भी लिखा, इबरत में भी लिखा। हमें रिव्यू करनी चाहिए। बात यह है कि 100 दिन गुजर गए, 100 दिन आगे भी गुजर जाएंगे और 5 साल भी गुजर जाएंगे। ये 2002 से 17 सालों से मैं भी देखता आ रहा हूं, ये दिन गुजरते हुए देर नहीं लगती, और फिर हमें याद आता है कि ये चीजें हुई। तो हमें जब ऐसे लोग बात करें, उन लोगों की बातों को हम जहन से सोचें कि यार ये अगर 25-30 साल, जो 40 साल जो अपनी जिंदगी दे चुके हैं इन चीजों के ऊपर, हम उनसे बुला के हम पूछें, हमारा इस्लाह अगर करना है तो हमें अभी अपने आप के इस्लाह के लिए मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो, उसको भी वेलकम करना चाहिए। अगर कोई तज्जिया निगार कोई बात करा हो जो जिसका एक, चाहे पंजाब के इत्तला मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हो या मरकज के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हो, तो अपोजिशन को बहुत ज्यादा इनसे तकलीफ है कि भाई ये सही लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये जो है जो बहुत अच्छा ब्रांड है PTI का, बहुत अच्छा नाम है, बड़े अच्छे लोग हैं PTI के अंदर। अब आप इमेज तो मीडिया से ही जाएगा ना, जो मीडिया पे सबसे ज्यादा आएगा, यानी वजीर इत्तला दिया आएगा, तो ये क्या जा रहा है पंजाब की जानिब से या मरकज की जानिब से? रिजवान, कुछ हमारी गलतियां हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत में आने के बाद हमें वैसे भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, टॉलरेंस के साथ सुने और उन चीजों के ऊपर मोहब्बत से जवाब दें, क्योंकि आज रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आज बहुत अच्छा लगा कि शेख रशीद साहब ने एक ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की, माइक ऑन था, सामने आ गई, लेकिन उसके जवाब में जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया वो बड़ा अच्छा था। एक नजर आया कि उन्होंने कहा भाई मैं शेख रशीद के लिए अपनी वजारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक इसको मैं तो पॉजिटिव लूंगा, तनकीद के बजाय जो है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बात की है कि भाई अगर 1 रुपये भी डॉलर पड़ता आगे बढ़ता था तो ऐसा नहीं होता था गवर्नमेंट को ना मालूम हो, ठीक है। और यहाँ इतना बड़ा गैप आ गया 8 रुपए का, 10 रुपए का, और वजीर आजम को नहीं मालूम। इस पर रिस्पॉन्ड किया है नवाज शरीफ साहब ने। ये जो डॉलर की उड़ान है, आपका सब्जेक्ट है, मैं इसमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो हम बात करते हैं कि एक दिन का हमारे पे कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, वो डॉलर के बढ़ने से और बढ़ जाता है, तो हम और जो है पीछे चले जाते हैं। ये आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ ये स्टेबल पोजीशन पे आएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने मसनूई तरीके से स्टेबल रखा हुआ था। देखिए बात यह है कि ये स्टेट इख्तियार है। डार साहब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, रिश्तेदारी का इस्तेमाल किया, और स्टेट बैंक को अपना एक झैली इदारा बना लिया, और स्टेट बैंक चूहे बन गए, ठीक है, और उन्होंने उनके कहने से चेंज कर दिया। स्टेट बैंक का इख्तियार है रुपए की कदर में कमी करे, ज्यादती करे,
और हुकूमत को बता दे, परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि इमरान साहब से परमिशन लेंगे, नो। अभी आपको क्या पोजीशन लग रही है कि ये कुछ उड़ान कुछ नीचे होगी, नहीं होगी, कुछ स्टेबल पोजीशन आएगी? बदकिस्मती से जनवरी में मुझे खदशा ये है कि फिर नीचे जाएगा। उसकी वजह बता दूं आपको। देखिए, बात ये है कि रुपए की कदर में आप कमी करें या शरह सूद में इजाफा करें, उसके साथ कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी है। स्टेट बैंक को भी करनी है, ठीक है, वफाकी हुकूमत को भी करनी है, सूबाई हुकूमत को भी करनी है, और इन तीनों में कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पॉलिसी में। ठीक है। अब एक पॉलिसी आप बनाते हैं, दूसरी उसकी अपोजिट है। ठीक है। तो मुझे जो खदशा है वो ये है कि जब पाकिस्तान बना था 3 रुपए 30 पैसे से हमने शुरू किया, अब 142 पर आ गए। जनवरी में शायद कुछ रुपए और गिर जाएगी जब IMF से कर्जा लेने का फैसला हो चुका है। IMF से हम कर्जा लेंगे और उस वक्त रुपए की कदर को मजीद गिराना पड़ेगा। उससे जो नुकसानात मईशत को होंगे, कौम को होंगे, सनती इदारों, अवाम की और चीखें निकलती हुई नजर आ रही हैं। अवाम कुछ ले जाए, लेकिन देखिए तो स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि 7.5% तक हमारा अफरात ज़र जा सकता है। पिछले साल जो था आपको पता है 4 के करीब था। इसमें उसमें बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल इस्लाहात हम नहीं करते तो रुपए की कदर से जो मकसद हासिल होना है, लेकिन हुकूमत की ये बात सही है कि उनको कॉन्फिडेंस में बता दें कि जी हम ये करना जा रहे हैं, और उनसे मशवरा भी कर लें, फैसला स्टेट बैंक का, उसकी पावर। मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब ये फरमाएं कि जो मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजनों की जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी की 27 नवंबर को वज़ीर आज़म को जमा करा दी गई थी। अब उसमें एक तो PTI के मिनिस्टर्स हैं जो कि मंडे को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके अलावा कोलिशन गवर्नमेंट है, तो दूसरी पार्टीज के भी जो है वो, आप समझते हैं दूसरी पार्टीज के मिनिस्टर ये भी इसी तरह जवाब दे? ऑफ कोर्स। और हम कैप्टन की टीम के हिस्से हैं, और टीम जो है वो लाजमी है, हर मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर खान साहब को आगे 100 दिन या आगे टाइम जो, तो आपको कुछ तब्दीली नजर आ रही है? कुछ लोग जो है वो घर जाते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग जो है नए एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देखो अभी बिफोर टाइम कुछ नहीं कह सकता, मगर ये जरूर सजेशन दे सकता हूँ एज ए सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एज ए PTI का ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे लीडर को इसके ऊपर कुछ फैसले ऐसे करने चाहिए कि कुछ न कुछ तारीख हो कि भाई मिनिस्टरों से प्रेजेंटेशन ली गई, इसकी ये परफॉर्मेंस थी, इसके ये टारगेट थे, इन्होंने ये काम नहीं किया, किसी को फारिग किया, किसी की, ये अगर होगा। लेकिन फिर उस सामने फिर ये बात नहीं आएगी कि आप 100 दिन पर फैसला कर रहे हैं, 100 दिन पे मिनिस्ट्रीज का जो फैसला किया जा रहा है, तो उसको टाइम तो दे, मगर उसके लिए भी फिर प्रेजेंटेशन हो, और उसके लिए भी जो है, देखिए नहीं तो फिर आप यही कहेंगे कि मादी में बाबा मियां साहब ने भी बोला था, जरदारी ने भी बोला था कि ये करेंगे, हम 3 महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। आज या तो अवाम को बताना चाहिए लोगों, जैसे आज मुझे बहुत खुशी हुई जब अरबाब शहजाद ने तकरीर की कि भाई हमने अपने लिए अहदाफ तय किए 100 दिन के, कि ये अहदाफ अपने आप के लिए एक टारगेट जो सेट करता है ना, वो कभी पीछे नहीं रहता, वही हमेशा कामयाब होता है, वही कौम कामयाब होती है, वही मुल्क कामयाब होता है, वही लीडर कामयाब होता है, जो टारगेट नजर आते हैं उसे भी ऊपर करते हैं कि ये हम अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप दोनों डॉक्टर्स हजरात का शायद कुछ इलाज हो जाए कौम का बहुत अच्छे तरीके से, कि आप लोग खासतौर पे स्टूडियो हमारे तशरीफ लाए, इस पर हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। कप्तान होता है वही, लेकिन टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर 11 खिलाड़ी जो हैं वो परफेक्ट नहीं है और आपने सही मैदान में नहीं उतारे तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं जनाब मंडे को इस हवाले से क्या न्यूज़ आती है। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।